इन दोस्तों CDS 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। और लास्ट के वीडियो में हमने पॉलिटी सेक्शन को कवर किया था। इस वीडियो में कुछ जो क्वेश्चन पॉलिटी के हमारे बचे हुए थे उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने लास्ट के वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन कवर किया था वो 38 नंबर का था। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनमरेटेड नहीं देखने को मिलेगी। तो इस पर हमने डिटेल्ड कवर किया। नाउ अगला जो हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है वो 48 नंबर का है। क्यों वारंटों के बारे में पूछा गया, कौन सी बात करेक्ट नहीं है। नाउ देखिए, रीड्स पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है और इन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। आई थिंक 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। कहने को तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 के अंदर 5 रीड्स देखने को मिलेंगी। बट इन रीड्स से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर साल CDS में रीड्स के ऊपर क्वेश्चन आया है पिछले 4-5 सालों में। तो ये पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये सेम क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की गई थी और क्वेश्चन का जिस्ट बिल्कुल सेम था। 2012 में भी पूछा गया था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। पहला तो ये जिसमें मैंने रीड्स को बहुत डिटेल में समझाया है और दूसरे वीडियो में मैंने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया। ना ये वीडियोज़ आपको कहाँ मिलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटी जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जा करके ये सारे वीडियोज़ आप एक्सेस कर सकते हैं। तो क्यों वारंटो रीट के बारे में पूछा गया, नॉट करेक्ट पे आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। और क्यों है, कैसे है, क्यों वारंटो रीट क्या होती है और बाकी जो रीट्स हैं, टोटल 5 रीट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे आर्टिकल 32 में। बाकी रीट्स के बारे में भी ज़रूर समझ लीजिए। मैंडेमस, क्यों वारंटो, इन सब से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप रीट वाली वीडियो कवर करिए, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन तो सिविल सर्विसेज में रिपीट किया गया रिसेंटली। पूछा जा रहा है 5th शेड्यूल के बारे में, कौन सी बात सही नहीं है। देखिए, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट से आ रहे हैं तो इस बात पे आपको ज़रूर फोकस करना है। पहला कहा जा रहा है स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है कुछ स्टेट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। दूसरा कहा जा रहा है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप की जाएगी, आर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव एडवाइस अंडर द 5th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गठित की जाएगी। अगला ऑप्शन देखिए, गवर्नर इज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक रेगुलेशन टू प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमोंग मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। यानी गवर्नर ऑथराइज नहीं करेंगे किन चीज़ों को लेके कि किसी भी अगर लैंड का ट्रांसफ़र किया जा रहा है किनके बीच, या तो ST के मेंबर्स के बीच या फिर अन्य मेंबर्स के बीच, तो इन चीज़ों को प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट करने का काम गवर्नर नहीं करेंगे, ऐसा ये ऑप्शन कह रहा है। चौथा कहा जा रहा है कि जो स्टेट के गवर्नर होंगे जिनमें स्केड्यूल एरियाज देखने को मिल रहे हैं, वैसे स्टेट्स के गवर्नर की बात की जा रही है। ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे प्रेसिडेंट को इन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। देखिए, हमसे नहीं वाला स्टेटमेंट पूछा गया था, नॉट करेक्ट वाला, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। बिकॉज गवर्नर ऑथराइज्ड होते हैं जो प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन लगेगा लैंड ट्रांसफ़र को लेकर के इन मामलों में। बाकी स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिए। D, B और A बिल्कुल सही हैं। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है 5th शेड्यूल जब मैंने डिस्कस किया है। देखिए, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो ज़रूर आप कवर कर लीजिए, मैंने कवर किया है काफ़ी डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो उन सभी वीडियोज़ को लक्ष्मीकांत सीरीज़ जो मैंने बनाई है इनमें आप देख सकते हैं। तो ये पहली चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसकी ट्रिक भी, निमोनिक भी आप बना सकते हैं, ATMM, जिसमें मनी नहीं है। एक ऐसा ATM जिसमें मनी नहीं, यानी मणिपुर नहीं है, ठीक है, बिकॉज M से आप कंफ्यूज हो सकते थे। और भी कई सारे ट्रिक आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये 4 स्टेट के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का नाम आपको पता होना चाहिए। गवर्नर ऑथराइज होते हैं रेगुलेशन को लेकर के। इसके अलावा स्टेट के गवर्नर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बेहद आसान सवाल है। पूछा जा रहा है अगर न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना है या फिर बाउंड्री को बदलना है तो कौन कौन से प्रोविज़न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट, यहाँ पे अगेन नॉट करेक्ट पूछा गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए ऑलमोस्ट सभी में नॉट करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट इंक्रीज़ कर सकती है किसी भी स्टेट के एरिया को, यानी बढ़ा सकती है। दूसरा कहा जा रहा है पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के एरिया को घटा सकती है। तीसरा कहा जा रहा है किसी भी स्टेट के बाउंड्री को पार्लियामेंट बदल नहीं सकती।
और चौथा कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के नाम को नहीं बदल सकती। तो एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। क्या पार्लियामेंट एरिया को बढ़ा सकती है? बिल्कुल बढ़ा सकती है। क्या घटा सकती है एरिया को? बिल्कुल घटा सकती है। और तीसरा स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अल्टर नहीं कर सकती, ये तो गलत है, बिल्कुल अल्टर कर सकती है। चौथा कहा जा रहा है पार्लियामेंट नेम को नहीं, बिल्कुल नेम को बदल सकती है और उसके लिए तो बस सिंपल मेजोरिटी ही रिक्वायर्ड होगी। और ये सारी चीज़ हमने कहाँ कवर की है? तो स्टार्टिंग के जो लेक्चर है हमारे पॉलिटी के, उनमें आर्टिकल 2 और 3 में आपको देखने को मिलेंगी ये चीज़ें। ओके, पहला आर्टिकल तो हमारे इंडिया के नाम के बारे में बात करता है, बट आर्टिकल 2 और 3 में आपको पार्लियामेंट के पावर के बारे में कि वो किसी स्टेट के नाम और बाकी चीज़ें में बदलाव में क्या अधिकार है पार्लियामेंट के पास, उन चीज़ों के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे हमसे चूंकि नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 और 4 जो है वो नॉट करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिर ऑप्शन सी है, बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा गया था। अगर करेक्ट पूछा जाता तब आंसर ए होता। ना आप ज़रूर कवर कर लीजिए और आपको आर्टिकल 2 और 3 के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए और इसके बेसिस पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि स्टेट के जो एडवोकेट जनरल होंगे ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और इनमें रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा की जाती है गवर्नर के द्वारा। दूसरा कहा जा रहा है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल अपीलेट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखने को मिलेगी स्टेट लेवल पे। तो सबसे पहली चीज़ कि ये एडवोकेट जनरल कौन सा पद है? तो स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। जिस तरीके से सेंटर का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल का पद देखने को मिलेगा? आर्टिकल 76 में। और एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और आर्टिकल ज़रूर ध्यान रखिए 165 में देखने को मिलेगा। तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इन्हें किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? डायरेक्टली गवर्नर के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के पास ओरिजिनल अपीलेट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखने को मिलती है। देखिए अगर मैं बात करूं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर को जो मैंने वीडियोस बनाई है अगर उन्हें अच्छे से फॉलो किया है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास देखने को मिलेगी। बिकॉज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वैसे मामले आते हैं जैसे दो स्टेट के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या सेंटर या स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो इन सभी जो मुद्दे हैं इन मुद्दों से डील करने की बात देखने को मिलेगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, जो कि हाई कोर्ट के पास नहीं होती है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ये काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको क्लैरिटी है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती हैं, इनमें कौन कौन से मुद्दे कौन कौन से जुरिस्डिक्शन शामिल होते हैं, इसके अलावा एडवोकेट जनरल के बारे में आपको पता है कि किन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ही आप इस तरीके के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो नाउ आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके अपॉइंटमेंट ज़रूर ध्यान रखिए किन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी और फेडरल दोनों तरह के फीचर देखने को मिलेंगे। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बीच क्या अंतर है, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और इनके लिए एक जो खास टर्म यूज़ किया जाता है वो क्वाजी फेडरल है। देखिए इंडिया के नेचर को लेकर के कि इंडिया का नेचर किस तरीके का है, फेडरल है क्वाजी फेडरल है, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे केसी वियर का नाम आपने सुना होगा। केसी वियर का कहना था कि इंडिया एक क्वाजी फेडरल कंट्री है, राइट। क्वाजी यूनिटरी नहीं होता, फेडरल नहीं है, यूनिटरी नहीं है, बिकॉज दोनों फीचर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे यूनिटरी फेडरल दोनों कहा गया है, तो एक तो होगा नहीं, अब बस 2 बचे थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वाजी फेडरल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और किनके द्वारा कहा गया है ये थोड़ा ध्यान रखिए, केसी वियर का नाम आप, केसी वियर ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्वाजी फेडरल कहा है। नेक्स्ट हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है 63 नंबर का। यहाँ पे क्या आपसे क्या पूछा जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जा रहा है। अगेन देखिए नोट पूछा जा रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। और जैसा कि आपको पता है फंडामेंटल राइट किस पार्ट में देखने को मिलेंगे, पार्ट 3 में, और डीपीएसपीज पार्ट 4 में, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में देखने को मिलेगा। देखिए पार्ट जरूर ध्यान रखिए। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, बहुत सारा, आई थिंक मैंने 10 से ज़्यादा लेक्चर्स लिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और 3 या 4 ऐसे वीडियोस हैं जिनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं पार्लियामेंट के बाद। तो आर्टिकल 12 to 35 देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी की मैं बात करूँ तो 36 to 51, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में देखने को मिलेगी।
तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। पहला कहा जा रहा है ट्रैफिकिंग जो होती है उसे प्रोहिबिट करने का काम करेगा, ये हमारे फंडामेंटल राइट में वर्णित है और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करने की बात करता है। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रोहिबिशन किया जाएगा जो चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट होती है फैक्ट्रीज में या जोखिम भरे कार्यों में उनको लेकर। तीसरा कहा जा रहा है कि वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और चौथा कहा जा रहा है कि किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस को प्रैक्टिस करने का अधिकार फंडामेंटल राइट में हमारे वर्णित है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फोर्स्ड लेबर बाकी चीज़ों को प्रोहिबिट करने की, तो ये आर्टिकल 23 में देखने को मिलेगा। और अगर फैक्ट्रीज़ वगैरह की बात की जाए, फैक्ट्रीज़ या हजार्डस वर्क में चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं करना है, आर्टिकल 24 में देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। वर्कर्स की मैं बात करूं, वर्कर्स का जो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है, ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट का। और ये तो आपको पता ही है, अपनी मर्जी का ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शन भी होंगे इनमें, आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगा। सो देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि डीपीएसपी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, बिकॉज डीपीएसपी के आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं है तो आप माइंड भी कंफ्यूज हो सकते हैं फंडामेंटल राइट और इनके बीच। तो आर्टिकल 43A में देखने को मिलेगा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो स्टेट कदम उठाएगा यानी प्रयास करेगा किन किन चीज़ों के लिए, लेजिस्लेशन के द्वारा या अन्य प्रयासों के माध्यम से, कि वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को सिक्योर किया जा सके जब बात आती है किसी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट की। तो आर्टिकल 43A क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कुछ आर्टिकल बहुत आपके टिप्स पे होने चाहिए, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 43B में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा का विषय रहता है। आर्टिकल 44 बहुत ध्यान रखिए इसे, बिकॉज आए दिन अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर में यूसीसी की बात चलती है। इसके अलावा आर्टिकल 45 भी इंपॉर्टेंट है, ईयरली चाइल्डहुड केयर की बात करता है 6 ईयर्स तक के चिल्ड्रन को। और इसके अलावा आर्टिकल 46 में प्रमोशन देखने को मिलेगा एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के, किनका? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शंस का। इसके अलावा आर्टिकल 47 देखिए, स्टेट की ये ड्यूटी है कि न्यूट्रिशन और बाकी लेवल्स को इम्प्रूव किया जाए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। डीपीएसपी के ऑलमोस्ट सारे ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, ये तीन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट। अगेन यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है। आई थिंक सारे ही पॉलिटी के क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ध्यान रखिए इन बातों का। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि द प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। तीसरा कहा जा रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं इन्हें ऑफिस में रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मैनर में, यानी महाभियोग वाली जो प्रोसेस होती है उनके द्वारा इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। चौथा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिज़ाइन करते हैं अपने ऑफिस से, और जो रेजिग्नेशन लेटर होता है वो किन्हें थमाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो चूंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें यहाँ पे नॉट करेक्ट हैं। पहला कहा जा रहा है प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। नहीं, ये बात गलत है। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। हाँ, शपथ ग्रहण की जब बात आएगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा देखने को मिलेगा ओथ सेरेमनी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं। तो पहला तो गलत है, हमारे आंसर में फर्स्ट जरूर आएगा। तो एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे हट जाता है, केवल A, C और D में हमें देखना है। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। ये बात तो सही है। तो ये बात अगर सही है यानी 2 हमारे आंसर में नहीं आएगा, बिकॉज हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों स्टेटमेंट पहले देखने हैं, हमेशा एलिमिनेशन प्रोसेस का प्रयोग करना है। काफ़ी आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे और आपके आंसर की जो श्योरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर इसी सवाल में मैं बात करूँ तो पहला कहा जा रहा है प्रेसिडेंट, हमें पता है पहला गलत है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और दूसरा अगर मैं देखूँ तो वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, ये बात सही है। यानी हमारे आंसर में फर्स्ट आना चाहिए और सेकेंड नहीं आना चाहिए, बिकॉज हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। तो देख लेते हैं सेकंड को एलिमिनेट करके और फर्स्ट को इंक्लूड करके। तो बस देखिए एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ऑप्शन डी। बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज जब आप 2 को हटाएंगे तो 2 ऑप्शन हट जाएगा, और जब 1 को इंक्लूड करना चाहेंगे तो केवल डी ऑप्शन ही हमारे पास बचेगा, बिकॉज ऑप्शन बी में 1 स्टेटमेंट नहीं देखने को मिलता।
तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है, बट हम आगे के भी ऑप्शंस को समझ लेते हैं। तो ये मेथड काफ़ी यूज़फुल होगी, एग्ज़ाम में भी ध्यान रखिए इन चीज़ों का, बिकॉज अगर आप चारों देखना चाहेंगे तो पहले चीज़ तो वक्त भी ज़ाया होगी, और दूसरी चीज़ हो सकता है किसी एक स्टेटमेंट में आपको कन्फ्यूजन हो। एग्ज़ाम में सारी चीज़ें ना भी पता हों, बट काफ़ी कुछ अगर आप स्ट्रेटजी उनमें अप्लाई करें, खास करके एलिमिनेशन वगैरह, तो काफ़ी आसानी से आंसर तक पहुँचा जा सकता है। सो दोस्तों, आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस की बात की गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद देखने को मिलेगा जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी अपने द्वारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड सेल ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या कहा गया था, देखिए कितने अच्छे से स्टेटमेंट को फ्रेम किया जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिन मैनर में रिमूव किया जाता है उसी प्रोसेस का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव करने के दौरान। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखिए, अपॉइंटमेंट किन के द्वारा देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। और ये सब भी कुछ बातें हैं, जैसे अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के सैलरी वगैरह की बात की जाए तो ये इनके डिसएडवांटेज में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे इनिशियली कुछ सैलरी है, मान लीजिए लेट सपोज कुछ भी सैलरी हो, इससे घटाया नहीं जाएगा, ठीक है, इनके डिसएडवांटेज में देखने को नहीं मिलेगी चीज़ें अपॉइंटमेंट के बाद। इसके अलावा ये जो चौथा पॉइंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, तो ये आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की बायसनेस ना देखने को मिले, इस वजह से नॉट फॉर एलिजिबल, यानी एक बार ऑफिस के पद के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं देखने को मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहाँ पे मैनर के बात की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन हमने यहाँ पे देखा चीफ जस्टिस की बात की जाती है। और चौथा भी गलत है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जज अपना रेजिग्नेशन लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1, 3 और 4 गलत है और सेकंड सही है। तो यहाँ पे हमने पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में अन्य सब्जेक्ट पर बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाकी वीडियोज़ प्लेलिस्ट के ज़रूर चेकआउट करें। धन्यवाद।